हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट साइंस। साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो साइंस का एक पार्ट फिजिकल साइंस और उसका एक पार्ट फिजिक्स। तो ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से, पहले इसको समझते हैं और देखते हैं फिजिक्स कहां से ओरिजिनेट हुई और कहां आज ये चली गई है। तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है नेचर, ये दिया था एरिस्टोटल ने 350 बीसी में। संस्कृत में फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिकी, और भौतिकी का मीनिंग फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिक्स क्या हो गई? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर ने जो लॉज बनाए उनकी स्टडी करना ही फिजिक्स है। हम स्टडी करते हैं स्टार्स के पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, हम स्टडी करते हैं कोई ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज फिजिक्स। तो जो भी नेचुरल फिनोमिनन है जो नेचर ने बनाए हैं उनकी स्टडी ही फिजिक्स है। अब हम फिजिक्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, क्या मेथड है फिजिक्स को स्टडी करने के, वो देखते हैं। देखिए, ओके, सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। थ्रस्ट मींस फोर्स, जोड़ देना। तो क्या मेथड है हमारे पास फिजिक्स को स्टडी करने के, किस पे हम जोड़ देते हैं? तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं फिजिक्स को स्टडी करने के। फर्स्ट मेथड अपने पास है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मींस यूनिफाई करना, एंड सेकेंड मेथड इज रिडक्शनिज्म। अब इनको समझते हैं क्या मेथड है ये। यूनिफिकेशन मींस यूनिफाई कर देना। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने देखा, मैंने ये चौक छोड़ी, नीचे गिरी, क्यों हुआ? ये फिनोमिनन क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एप्पल ट्री से नीचे गिर गया, अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्लाउड से रेन ड्रॉप ऊपर नहीं जाती है, रेन ड्रॉप नीचे ही आती है, ये क्यों हुआ? अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वहां से दूर नहीं चली जाती है, क्यों? अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब जो फिनोमिनन हो रहे हैं, इन फिनोमिनन के पीछे एक ही लॉ है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम इन सभी फिनोमिनन को स्टडी करना चाहते हैं तो डिफरेंट लॉज अप्लाई नहीं करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वही से उसी को पढ़ के हम ये सब समझ सकते हैं। तो हमने इन सब फिनोमिनन को एक लॉ से एक्सप्लेन किया, यही यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना। क्यों हम इन सब फिनोमिनन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए? हमारी जो फिजिक्स है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, पढ़ना और टफ हो जाएगा। तो यूनिफिकेशन मींस डिफरेंट फिनोमिनन को किसी एक लॉ से एक्सप्लेन करना, यही यूनिफिकेशन मेथड है। और अगर सिंगल लॉ नहीं बन रहा है तो मिनिमम लॉज हम बनाएं, उन लॉज को कम से कम कर दें जिससे हम ज्यादा फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाएं, यही है यूनिफिकेशन मेथड। तो एक बार फिर से समझते हैं यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन इज द मेथड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनन, टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना बाय वन लॉ और मिनिमम लॉज, यही यूनिफिकेशन का मेथड है, यही यूनिफिकेशन मेथड है। तो एक बार फिर से, क्या है यूनिफिकेशन मेथड? डिफरेंट फिनोमिनन को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना। ये हम ट्राई करते हैं फिजिक्स में, जिससे हमारा स्टडी वो इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब देखते हैं अपना सेकेंड मेथड विच इज रिडक्शनिज्म। अब ये रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म मींस रिड्यूस, कम कर देना। तो कम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक लार्ज सिस्टम है। लार्ज सिस्टम मींस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डीसी मोटर। डीसी मोटर आपको पता है, आप सबने स्टडी किया इसके बारे में। तो डीसी मोटर को अगर हमें स्टडी करना है तो क्या हमें डायरेक्ट डीसी मोटर स्टडी करनी है या पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स स्टडी करने पड़ते हैं? हमें डीसी मोटर को स्टडी करनी है तो हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले पढ़ना पड़ेगा हमें मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो डीसी मोटर के अंदर मैग्नेट लगे होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें स्टडी करना पड़ेगा। मैग्नेट स्टडी करना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा कॉइल्स के बारे में, डीसी मोटर में जो कॉइल यूज होती हैं उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। हमें स्टडी करना पड़ेगा अबाउट सॉफ्ट आयरन कोर, हमें सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा जो हमारे डिवाइसेस के अंदर लगी होती है। अगर हमें डीसी मोटर स्टडी करना है, हमें स्टडी करना पड़ेगा अबाउट मैग्नेटिक फील्ड,
तो यहां पे एक लार्ज सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। यही है रिडक्शनिज्म। रिड्यूस कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं और उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो यह है रिडक्शनिज्म। क्या है रिडक्शनिज्म? किसी लार्ज सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिससे वो बना हुआ है, उसकी स्टडी करना, यही रिडक्शनिज्म है। अच्छा, इसको करके होता क्या है? इसको करके एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी करें तो हम इससे कोई न्यू डिवाइस बना सकते हैं, कोई न्यू सिस्टम बना सकते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पता हो, जिससे वो बना हुआ है, वो सिस्टम बना हुआ है, तो हमको एक न्यू सिस्टम, एक न्यू डिवाइस इससे जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर 2 मेथड्स हमारे पास फिजिक्स को स्टडी करने के। यूनिफिकेशन मेथड, जहां पे हम यूनिफाई कर देते हैं, डिफरेंट फिनोमिनन को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। एंड सेकंड मेथड इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मींस एक लार्ज सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्कोप्स क्या है फिजिक्स के, क्या हमारे पास डोमेन्स हैं, क्या ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। अब उसको देखते हैं। देखिए, ओके, तो अब स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मीनिंग क्या है? स्कोप मींस स्प्रेड, स्प्रेड, लिमिटेशंस, कहां तक हम रेंज जो फिजिक्स की है, रेंज क्या है फिजिक्स की, उसको समझते हैं और कहां से कहां तक हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, स्कोप का मीनिंग है स्प्रेड ऑफ फिनोमेना, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। कहां तक फैलाव है फिजिक्स का, कहां तक स्प्रेड है फिजिक्स का, कहां तक उसकी मेजरमेंट हम रेंज लेके जाते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं लेंथ की। तो हम फिजिक्स में बहुत छोटी स्टडी भी करते हैं, इतनी छोटी 10⁻⁻15 मीटर, जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का साइज है 10⁻⁻15 मीटर। इतनी छोटी स्टडी से लेके हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जिसका साइज है, जिसका डायमेंशन है 10⁻27 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी फिजिक्स में है और यूनिवर्स तक की स्टडी फिजिक्स में है। बहुत बड़ी रेंज है फिजिक्स की। बात करते हैं मास की। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की स्टडी होती है, जिसका मास कितना है? बहुत स्मॉल, कितना लाइट वेट है, 10⁻⁻31 kg। यहां से इस छोटे मास को भी स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और यूनिवर्स के मास को, विच इज अप्रॉक्स 10⁻54 kg। तो ये रेंज मास की है। इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी होती है तो यूनिवर्स की भी स्टडी होती है। बहुत छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मींस यूनिवर्स की भी स्टडी है। बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की रेंज क्या है? 10⁻22 सेकंड्स। बहुत ही स्मॉल टाइम है, बहुत ही छोटा टाइम है। 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक की स्टडी इसमें होती है। 10⁻22 सेकंड है। लाइट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करी है? दिस इज 10⁻22 सेकंड्स। 10⁻18 सेकंड्स ये यूनिवर्स के कोलैप्स और एक्सपेंशन का टाइम है। तो बहुत छोटी स्टडी से लेके बहुत बड़ी स्टडी। तो फिजिक्स की जो रेंज है, जो स्कोप है, वो बहुत बड़ी है। बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी चीज की स्टडी हम इसमें करते हैं। इस स्टडी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या पार्ट है वो आप देखते हैं। देखिए, ओके, तो हमने फिजिक्स के स्कोप को, स्प्रेड को, फिजिक्स की स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मींस बहुत छोटे फिनोमिनन, बहुत छोटे पार्टिकल की स्टडी, ऐसे जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ऐसा फिनोमिनन की स्टडी जो नेक्ड आई से हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ऐसी स्टडी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इलेक्ट्रॉन के नेचर की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी, वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। वहीं उन फिनोमिनन की स्टडी जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ये चौक नीचे गिर रही है, इस चौक का लेंथ क्या है, वेट क्या है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी स्टडी को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और इन स्टडीज को हम डोमेन्स भी कहते हैं, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। तो डोमेन्स भी वही है, माइक्रोस्कोपिक 2 टाइप के डोमेन है फिजिक्स में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी।
माइक्रोस्कोपिक स्टडी में कौन सी ब्रांचेस आती हैं फिजिक्स की और मैक्रोस्कोपिक में कौन सी आती हैं, इसको समझते हैं। देखिए माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इसका ये हम इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स हम इसमें स्टडी करते हैं। वहीं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये है क्लासिकल फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, तो वहीं माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे बहुत छोटे लेवल की स्टडी होती है। क्वांटम फिजिक्स काफी पॉपुलर है। तो क्वांटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट न्यूक्लियस, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर्स, और ये सारा पार्ट क्लास 12th का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो आपका स्कोप है, ये आपका सिलेबस है जो हम 11th-12th में स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन का नेचर, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना, न्यूक्लियस की स्टडी करना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की स्टडी करना, ये सब क्लास 12th का सिलेबस है। वहीं मैक्रोस्कोपिक स्टडी आपकी हो गई मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में आप क्या स्टडी करने वाले हैं, ये आपका क्लास 11th का सिलेबस है। मैकेनिक्स में आप स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो आप इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद आप इसमें स्टडी करेंगे अबाउट रोटेशन, इसके बाद आप इसमें स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन, इसके बाद आपके पास आएंगे ऑसिलेशन। तो ये सब आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा। मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, ऐसे स्टडी है, ऐसे पार्टिकल, ऐसे फिनोमिनन की स्टडी है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स एक पार्ट हो गया इसका मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर। और फिर आप स्टडी करेंगे इसमें ऑप्टिक्स, जो आपका क्लास 12th का सिलेबस रहेगा, स्टडी ऑफ लाइट। ओके, तो ऑप्टिक्स ये भी मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है क्लास 12th फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अबाउट चार्जेस, आपके पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सब आपको स्टडी करना है। ये भी मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्लासिकल फिजिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट जो यहां पे ब्रांच है फिजिक्स की, ये सब ब्रांचेस ही हैं फिजिक्स की, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स। इंपॉर्टेंट है जो आइंस्टीन ने दी वो है रिलेटिविटी। इसकी स्टडी वैसे आप आफ्टर 12th ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी, आइंस्टीन ने उसमें बताया कि टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। पहले ये लिया जाता था कि टाइम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इन्होंने कहा टाइम डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है। टाइम इवेंट वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट हो सकता है। कैसे समझते हैं। सपोज आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जो ट्रेन इस साइड मूव कर रही है, और आपका एक फ्रेंड ट्रेन के बाहर है, जो रेस्ट में है, खड़ा है। ट्रेन इस साइड मूव कर रही है। जो फ्रेंड आपका ट्रेन से बाहर है, उसने ऑब्जर्व किया कि ट्रेन के फ्रंट पार्ट ए पे और बैक पार्ट बी पे लाइटनिंग एक साथ होती है। बिजली चमकना, लाइटनिंग एक साथ होती है। किसने ऑब्जर्व किया? वो फ्रेंड जो आपका ट्रेन से बाहर है। लेकिन क्या जो आप ट्रेन के अंदर है, ट्रेन जो मूव कर रही है इस साइड, आपको भी यही अपीयर होगा? अब यही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझिए। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आए। वैसे ही आपको लाइटनिंग कब दिखेगी? जब लाइटनिंग की लाइट यहां से आपकी आईज में ट्रेवल करे। अब ट्रेन इस साइड जा रही है, इसने ऑब्जर्व किया लाइटनिंग एक साथ हुई, और अगर एक साथ हुई है जैसा इसने ऑब्जर्व किया, तो अब क्या होगा ट्रेन के अंदर? देखिए, ये लाइटनिंग जो यहां पे स्ट्राइक की, ये आपकी आईज तक आनी चाहती है, ये भी आपकी आईज तक आना चाहती है। अब क्योंकि ट्रेन इधर ट्रेवल कर रही है, तो कौन सी लाइटनिंग की लाइट, कौन सी लाइट आप तक पहले पहुंचेगी? क्योंकि ट्रेन इधर ट्रेवल कर रही है, ये लाइटनिंग इधर आ रही है, और ये लाइटनिंग इधर आ रही है, तो ट्रेन इधर। तो ये वाली लाइटनिंग, ये वाली लाइट आप तक पहुंचने में टाइम लेगी, क्योंकि आप आगे निकल रहे हैं। लेकिन ये वाली लाइट जो ऐसे आ रही है, ये आप तक पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं जिधर से ये आ रही है। ये देखिए फिर से, ए वाली लाइट इस साइड आ रही है, आप उधर ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये आप तक पहले पहुंचेगी, और ये वाली आपको बाद में पहुंचेगी। तो आपको क्या अपीयर होगा कि ए लाइटनिंग पहले हुई और बी वाली बाद में। अब लड़ाई हो गई दोनों की, इसने कहा दोनों एक साथ हुई, आपने कहा ए वाली पहले हुई, बी वाली पहले बाद में हुई, कौन सही है? तो एक टाइम, एक इवेंट दोनों के लिए डिफरेंट हुआ है। सो टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। एक छोटा सा पार्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। एक इवेंट
डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट हो सकता है। इसको और एक्सटेंड हम करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जहां पे आइंस्टीन ने बताया टाइम डायलेशन पॉसिबल है, आइंस्टीन ने बताया कि पास्ट फ्यूचर में जा सकते हैं। तो ये सब क्या है और कुछ मिस्ट्रीज को वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।